हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम देखेंगे फ्लोरीमेट्री एनालिसिस के बारे में। तो गाइस, हमने फ्लोरीमेट्री एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लोरीमेट्री एनालिसिस का पार्ट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एंड द फ्लोरेसेंस क्वेंचिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर दिए गए हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फ्लोरेसेंस के इंटेंसिटी को। तो सबसे पहला है कंसंट्रेशन, सेकंड है क्वांटम यील्ड ऑफ द फ्लोरेसेंस, थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फोर्थ है एब्जॉर्प्शन एंड फिफ्थ है ऑक्सीजन एंड सिक्स है पीएच, सेवन्थ है टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी एंड एट है फास्फोड डिकम्पोजिशन एंड नाइन है क्विंचर्स एंड टेंथ है स्कैटर्स। तो गाइस, ये 10 फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है किसी भी फ्लोरेसेंस के इंटेंसिटी को। तो गाइस, इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन। तो गाइस, कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा उसको हम एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप इस डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं कि गाइस इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इस वाले सॉल्यूशंस में यहाँ पे हमारे बहुत ही कम पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगी तो यहाँ से अगर हम लाइट पास करेंगे इस सॉल्यूशन में हम, तो कुछ ही पार्टिकल्स जो है उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, देन वो जो है फ्लोरेसेंस जो है शो करेंगे। लेकिन अगर हमारे सॉल्यूशन में अगर पार्टिकल की कंसंट्रेशन अगर कम है तो यहाँ पे सभी जो भी पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, देन रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो इसी के कारण क्या होगा कि जो अगर कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस कि यहाँ पे जो हर एक पार्टिकल जो है उस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर पाए और जो है फ्लोरेसेंस वो शो करे या रेडिएशन इमिट करे। तो इसी के कारण होता है कि अगर कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसकी फ्लोरेसेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन हम कम रखते हैं पार्टिकल्स की किसी भी सॉल्यूशन में तो उस केस में उसकी फ्लोरेसेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज इन द सॉल्यूशन देन ऑल द पार्टिकल नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशंस। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर हम वहाँ पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा देते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्टिकल्स जो है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो कुछ ही पार्टिकल जो है उस लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। एंड वही जो जिस पार्टिकल्स ने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया है वही फ्लोरेसेंस शो करता है, अदर पार्टिकल जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है और फ्लोरेसेंस शो नहीं कर सकता। तो हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोरेसेंस। मतलब अगर जो कंसंट्रेशन है वो फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करेगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो फ्लोरेसेंस डिक्रीज हो जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन कम करते हैं तो फ्लोरेसेंस इंक्रीज हो जाती है। एंड सेकेंड है ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को एक्सपोज करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो भी मॉलिक्यूल जो कि उस सैंपल में प्रेजेंट रहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाने के कारण उसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। देन थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशंस। तो गाइस, किसी भी लाइट को मतलब रेडिएशन से इमिट करने के लिए, ठीक है, मतलब किसी भी पार्टिकल्स को रेडिएशन से इमिट करने के लिए एक इंटेंस लाइन, ठीक है, मतलब पार्टिकुलर इंटेंसिटी होनी चाहिए उस लाइट में, और उसकी वेवलेंथ भी जो है वो रिक्वायर क्वालिटी की होनी चाहिए। मतलब जिस क्वालिटी की आपको वेवलेंथ, मतलब जिस वेवलेंथ की लाइट चाहिए वही वेवलेंथ की लाइट रहनी चाहिए। मतलब अगर उसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ की जो रिक्वायरमेंट है मतलब उसको बढ़ा दिया आपने, ठीक है, मतलब जितनी इंटेंसिटी की आपको देनी थी या जितने वेवलेंथ की देनी थी तो उससे ज़्यादा आपने उसकी इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ को कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे वहाँ उसका फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और फोटो डिकम्पोजिशन होने के कारण उसकी फ्लोरेसेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देन थर्ड है पीएच, सॉरी फोर्थ है पीएच। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशंस की पीएच को अल्टर कर देते हो तो उससे भी फ्लोरेसेंस जो है वो अफेक्ट होती है। जैसे कि आपने कोई भी सॉल्यूशन जैसे कि फिनॉल हो गया, तो आपको पता है इसकी फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसकी नेचर जैसे फ्लो एसिडिक नेचर में तो वो अपना फ्लोरेसेंस शो करेगा, लेकिन अगर आपने उसको न्यूट्रल कर दिया, बेसिक कर दिया, तो उस केस में जो है वो फ्लोरेसेंस शो नहीं करता है। तो यहाँ पे पीएच भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है फ्लोरेसेंस को। अगर पीएच को आप अल्टर कर दोगे तो वो फ्लोरेसेंस जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा और उसको अफेक्ट करता है। देन फिफ्थ है टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशंस में अगर उस पार्टिकल्स मतलब उस सॉल्यूशंस को
मतलब टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे, और डिकम्पोज हो जाने के कारण जो है वो फ्लोरेसेंस जो है वो शो नहीं करेंगे। एंड अगर आप उसकी विस्कोसिटी को भी इंक्रीज़ कर दे रहे हो, अगर आपकी जो सॉल्यूशन है, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारे वहाँ पार्टिकल जो है प्रेजेंट है वो उसके अंदर इंट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसके अंदर इंट्रैप हो जाएगा तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और रेडिएशंस को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो फ्लोरेसेंस भी शो नहीं करेगा, तो उससे उसकी फ्लोरेसेंस जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी भी फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करता है, उसकी इंटेंसिटी को। देन 6 है इम्प्योरिटी, ठीक है। तो गाइस अगर आपके सॉल्यूशन में किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जैसे कि गाइस ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि इसमें जब भी इसमें कोई भी रेडिएशंस आप डालोगे तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, वो आधी रेडिएशंस को तो वो इम्प्योरिटी ही एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ रेडिएशन जो बची रहेगी उसको ये पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो इससे ये होगा कि ये कम रेडिएशंस को इमिट करेंगे, मतलब कम फ्लोरेसेंस ये शो करेंगे। तो इसी तरह से इम्प्योरिटी भी अफेक्ट करता है उसकी इंटेंसिटी को। इफ़ द एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन the property of the fluorescence will be the decrease, and because of some of the radiation are the absorbed by the impurity, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि वहाँ पे अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो मतलब जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स रहेगा वो अच्छे से अपनी लाइट को इमिट नहीं कर पाएगा, या बोल सकते हो कि वो फ्लोरेसेंस को शो नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो गाइस ये थे फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं उसकी इंटेंसिटी को। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्लोरेसेंस क्विंचिंग। तो गाइस क्विंचिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ का कम होना, एंड फ्लोरेसेंस मतलब आप उसकी इमिटिंग की प्रॉपर्टी, ठीक है, लाइट इमिटिंग की प्रॉपर्टी, मतलब आप फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी मतलब क्विंचिंग का मतलब समझ सकते हो कि जो भी लाइट इमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी का कम हो जाना, ठीक है। डिक्रीज इन द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी इज नोन एज द फ्लोरेसेंस क्विंचिंग, ठीक है। तो उसकी अगर फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस क्विंचिंग। इट में ऑकर ड्यू टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसके फैक्टर अफेक्टिंग में डिस्कस किया था गाइस कि जो टेम्परेचर हो गया, पीएच और कंसंट्रेशन एंड विस्कोसिटी है वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, उसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो आपको ये ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक को समझने में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्विंचिंग। तो क्विंचिंग बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सेल्फ क्विंचिंग, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन क्विंचिंग। सेकेंड है केमिकल क्विंचिंग। थर्ड है स्टैटिक क्विंचिंग। एंड फोर्थ है कोलिजन क्विंचिंग, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के क्विंचिंग है जिसको हम एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा सेल्फ क्विंचिंग या कंसंट्रेशन क्विंचिंग, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको फैक्टर अफेक्टिंग में बताया था कि अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दे रहे हो, अपने जो भी पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है, अगर उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हो तो उस केस में जो है उसकी फ्लोरेसेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उससे उसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी भी जो है डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, इट ऑकर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोरेसिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीज इन द सिंपल सॉल्यूशन द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है। देन सेकंड है केमिकल क्विंचिंग। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू द फैक्टर लाइक टेम्परेचर, पीएच, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हैलाइड एंड हैवी मेटल्स, ठीक है। तो अगर उसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस जैसे कि उसके पीएच से रिलेटेड अगर आप उसमें अल्ट्रेशन कर देते हो, ठीक है, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको रख रहे हो या एब्सेंस में रख रहे हो, ठीक है, और या अगर कुछ में हैवी मेटल्स प्रेजेंट है, हैलाइड्स प्रेजेंट है, तो वो किस तरह से अफेक्ट करता है उसको हम समझते हैं उसकी क्विंचिंग को, मतलब उसकी फ्लोरेसेंस को। एनिलीन 8 pH 5 to 13 गिव द फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अगर एनिलीन जो है उसको अगर हम 5 to 13 के pH पे रखते हैं तो फ्लोरेसेंस शो करता है, लेकिन अगर हम उसको 5 pH से कम या 13 pH से ज़्यादा के pH पे अगर उसको रख देते हैं या उसको तो वो जो है फ्लोरेसेंस जो है वो एग्जिबिट नहीं करता है। हैलाइड लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जैसे कि और कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, तो ये सब चीज़ जो है वो क्विंचिंग शो करता है। मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर ये सारे हैवी मेटल्स प्रेजेंट है तो उस केस में उसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ये केमिकल क्विंचिंग होती है। थर्ड है स्टैटिक क्विंचिंग। तो स्टैटिक क्विंचिंग में ये होता है कि जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है किसके साथ, जो भी क्विंचर रहता है उसका फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल्स के साथ उसका जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाने के कारण वो जो है फ्लोरेसेंस शो नहीं कर पाता है।
देन फोर्थ है कोलिजनल क्विंचिंग, ठीक है। तो कोलिजनल क्विंचिंग को हम बोलते हैं डायनेमिक क्विंचिंग। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे सॉल्यूशन में, जैसे कि आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे आपस में टकराते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसमें जो भी एनर्जी रहती है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। तो उसके कारण यहाँ पे अपने रेडिएशंस को प्रॉपरली इमिट नहीं कर पाते हैं और उनका जो है वहाँ पे उसकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं कोलिजन क्विंचिंग। तो गाइस ये था इसका फ्लोरेसेंट क्विंचिंग। तो अब हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द फ्लोरीमेट्री, ठीक है। तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन गाइस काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले इसमें आता है सोर्स, मतलब लाइट सोर्स, एंड कॉलीमेटर, स्लिट, मोनोक्रोमेटर। यहाँ पे हम फिल्टर का भी यूज़ करते हैं मोनोक्रोमेटर के प्लेस पे, एंड यहाँ पे हमारा सैंपल रहेगा, एंड यहाँ पे फिर से स्लिट है, एंड मोनोक्रोमेटर सेकेंड, एंड डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर। तो गाइस ये है फ्लोरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सबसे पहले इसमें जो भी हमारा लाइट सोर्स रहता है, तो हम यहाँ पे बेसिकली तीन तरह के जो है लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी आर्क लैंप हो गया, टंगस्टन लैंप हो गया, ठीक है, और एक लैंप यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं जिनॉन आर्क लैंप। तो ये जो हमारा रेडिएशन सोर्स हो गया, तो ये इस रेडिएशन सोर्स से जो भी रेडिएशंस रहती है वो इस मोनोक्रोमेटर या यहाँ पे फिल्टर लगी होती है उसके थ्रू जो है ये इस सैंपल में आता है, ठीक है। देन सैंपल से ये पास होता है, देन ये इस मोनोक्रोमेटर सेकेंड में फिर से इसका जो भी मतलब लाइट रहेगी, तो जो भी रिक्वायर्ड लाइट रहती है उसको ये रोक लेती है, और जो अननेसेसरी लाइट रहती है उसको ये पास होने देती है, ठीक है। देन यहाँ पे डिटेक्टर रहता है, तो डिटेक्टर में जो भी यहाँ पे सिग्नल आती है उसको डिटेक्ट करता है, और जो एम्पलीफायर है उसको एम्पलीफाई करता है। मतलब किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करना मतलब उसको बढ़ा के बताना, ठीक है, ताकि उसको हम डिटेक्ट कर सकें। तो ये था इसका फ्लोरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन। अब हम इसको काफ़ी डिटेल से देखेंगे एक एक करके। तो गाइस सबसे पहला आता है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, सेकंड है फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर्स, थर्ड है सैंपल सेल, एंड फोर्थ है डिटेक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट। तो गाइस यहाँ पे हम तीन तरह के सोर्स ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं, मर्करी आर्क लैम्प, जेनॉन आर्क लैम्प एंड टंगस्टन लैम्प, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मर्क्यूरी आर्क लैम्प क्या होती है। तो मर्क्यूरी आर्क लैम्प जो है वो इंटेंस रेडिएशन जो है प्रोड्यूस करती है, जिसकी वेवलेंथ होती है 350 नैनोमीटर, ठीक है। अगर हम इसको हायर प्रेशर पे अगर डाले मतलब अप्लाई करते हैं, तो उससे जो है ये 366 एंड 405 एंड 436 जो है नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो ये मतलब ये इमिट करती है या ये पास करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लो प्रेशर पे अगर अप्लाई करें, ठीक है, तो ये जो है 254 नैनोमीटर पे अपना जो है रेडिएशन शो करती है, मतलब उसी वेवलेंथ की रेडिएशन ये जो है यहाँ से निकलती है। सेकंड आता है हमारा जिनॉन आर्क लैम्प, ठीक है। तो जिनॉन आर्क लैम्प जो है वो मर्क्यूरी आर्क लैम्प के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम इंटेंस होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री में। इट प्रोड्यूस इंटेंस रेडिएशन बाय द पासेज ऑफ द करेंट थ्रू एन एटमॉस्फेयर ऑफ जिनॉन, ठीक है। तो जब हमारा रेडिएशन जो है वो जिनॉन के एटमॉस्फेयर में आता है, तो वो एक करेंट प्रोड्यूस करता है, and spectrum is continuous over the range between the 250 to 600 nanometer peak intensity about the 417 नैनोमीटर। देन थर्ड आता है फिर टंगस्टन लैम्प। तो टंगस्टन लैम्प जो है इसकी इंटेंसिटी काफ़ी लो होती है, लेकिन अगर हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हमको विजिबल रीजन में एक्साइटेशन को करना है, तो इसका यूज़ हम करते हैं टंगस्टन लैम्प का। ये जो है गाइस यूवी रेडिएशंस को इमिट नहीं करता है, ये केवल जो है विजिबल रीजन के लिए है यूज़ होता है, ठीक है, और विजिबल लाइट ही ये इमिट करता है। तो गाइस ये था सोर्स ऑफ लाइट। एंड सेकेंड अब देखते हैं हमारा फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को एक साथ यूज़ करना है, मतलब अगर फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे मोनोक्रोमेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, तो फिल्टर जो है एक ऑप्टिकल फिल्टर होती है जो कि एब्जॉर्ब करती है किसी भी अनवांटेड लाइट को जो कि ट्रांसमिट होती है हमारे सैंपल्स के पास, ठीक है। तो उसको एब्जॉर्ब करती है, मतलब जो भी वेवलेंथ की लाइट अगर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जो भी अदर लाइट रहेगी उसको वो जाने नहीं देता है। तो गैस यहाँ पे हम दो तरह के फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी फ़िल्टर। तो प्राइमरी फ़िल्टर जो है वो विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड ये ट्रांसमिट करती है यूवी रेडिएशंस को, ठीक है। लेकिन हमारा जो सेकेंडरी फ़िल्टर है वो
एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशंस को एंड ट्रांसमिट करती है विजिबल रेडिएशंस को। तो गाइस ये जो है आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना कि प्राइमरी में क्या होगा, वो विजिबल को रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा एंड सेकेंडरी में वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। मोनोक्रोमेटर, तो मोनोक्रोमेटर क्या है? मोनोक्रोमेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट पे कन्वर्ट करती है। तो गाइस जब मतलब आपके रेडिएशन सोर्स से जब लाइट निकलती है, ये रेडिएशन निकलती है, तो वो पॉलीक्रोमेटिक होती है। ठीक है, मतलब वो मतलब इधर उधर बिखरी होती है, तो वो उसको क्या करता है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल बीम की लाइट में कन्वर्ट करता है। दे कैन आइसोलेट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटर जो है वो रेडिएशन सोर्स से इस स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो भी रेडिएशंस रहती है वो उसको आइसोलेट करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे दो तरह के मोनोक्रोमेटर्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर। तो एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर जो है वो सुइटेबल रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है मॉलिक्यूल्स के एक्साइटेशन के लिए। ठीक है, मतलब ये इसके एक्साइटेशन में हेल्पफुल रहेगा। एंड सेकेंड आता है हमारा इमिशन मोनोक्रोमेटर। आइसोलेट द ओनली रेडिएशंस इमिटेड बाय द फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो जो भी फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल जो है जिसने रेडिएशंस को इमिट किया है, तो उसको आइसोलेट करने में जो है इमिशन मोनोक्रोमेटर्स जो है वो यूज़फुल होता है। देन थर्ड आता है हमारा सैंपल सेल। तो सैंपल सेल जो है एक होल्डर होता है जहाँ पे मतलब किसी भी लिक्विड सैंपल को हम होल्ड करते हैं। ये जो है क्वार्ट्ज से मिलके बने होते हैं और इसके अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि सिलेंड्रिकल शेप हो गया एंड रेक्टेंगुलर शेप। तो गाइस ये है रेक्टेंगुलर शेप का हमारा सैंपल सेल। तो इसमें हम लिक्विड सैंपल को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। देन फोर्थ पार्ट आता है हमारा इसमें डिटेक्टर। तो हम इसमें बहुत सारे डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो ट्यूब्स एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ठीक है, तो ये जो है इसको बेस्ट मानी जाती है फ्लोरीमेट्री एनालिसिस के लिए। तो ये डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं गाइस, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि फ्लोरीमेट्री एनालिसिस में हम कौन कौन से डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो फ्लोरीमेट्री एनालिसिस का यूज़ हम मेनली जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, लिथियम हो गया या जिंक हो गया, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। देन सेकेंड, फिनाइटोइन की डिटर्मिनेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंड थर्ड, थायामीन HCl के डिटर्मिनेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड इंडोल्फिनॉल एंड फिनॉल थायाजाइन के डिटर्मिनेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड नेप्थॉल प्रोटीन, प्लांट पिगमेंट एंड स्टेरॉइड्स, तो इन सब के भी डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।